हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 26 और 27 दिसंबर 2021 के। तो बेस्ट इमेजेस आप यहाँ पे देख रहे हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बिल्कुल लास्ट तक डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक आपने जरूर देखना है। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक, 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 में 2022 का लोगे तो वो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 26 और 27 दिसंबर के करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हु वन 2021 नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल। तो ये बिलियर्ड टाइटल जो है वो किसने जीता है 2021 का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन और छिपा हुआ है कि नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल कौन सी स्टेट ने इसको होस्ट किया। तो याद रखना है ये कहां पे हुई है चैंपियनशिप, या ये नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जो है वो कौन सी स्टेट ने होस्ट की है। तो आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। और एग्जैक्ट प्लेस अगर आपको पूछ लिया जाए तो आपने बताना है भोपाल। और प्लेयर का नाम पूछ लिया जाए तो पंकज अडवाणी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ नेशनल बिलियर्ड्स अ गेम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पंकज अडवाणी का ये 11th टाइटल है जो उन्होंने नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल जीता है इसके अंदर। और मतलब पहले भी यही चैंपियन थे, तो उन्होंने एक तरह से अपने आप को डिफेंड किया है कि मैं ही इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। और उन्होंने अपने टीममेट ध्रुव सितवाला को हराया है। मतलब आप कह सकते हो कि डिफीट जो है वो किसको मिला है, ध्रुव सितवाला को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 88th नेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप थी, और ये भोपाल मध्य प्रदेश में हुई है। और आपने एक बात और याद रखनी है इसके अंदर कि जो ये हमारे पास प्लेयर हैं पंकज अडवाणी जी, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड को। और नेशनल बिलियर्ड चैंपियनशिप कहां पे हुई है, मध्य प्रदेश भोपाल। ये 2-3 चीजें बस इसमें इंपॉर्टेंट है। और पंकज अडवाणी एक ऐसे प्लेयर हैं बिलियर्ड्स के और स्नूकर के, कि आप कह सकते हो कि जिन्होंने एशियन और वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो दोनों जीती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, इंडिया को गर्व है इनके ऊपर, क्योंकि बिलियर्ड्स के अंदर बहुत से प्लेयर जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है, और जिसके कारण जो बहुत ही कम प्लेयर है हमारे पास, और इन्होंने इंडिया का नाम जो है वो इसमें रोशन किया है। तो नाम याद रखना है, पंकज अडवाणी। नेक्स्ट आते हैं, कौन से बैंक को एक अवार्ड मिला है मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस अवार्ड अंडर द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 या CII DX अवार्ड 2021। और ये बैंक हमारे पास है HDFC बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। जो HDFC बैंक को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का एक अवार्ड मिला है, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इनको मिला है। तो HDFC की ये एफर्ट्स है बेसिकली कि फाइनेंशियल इंक्लूजन ज्यादा से ज्यादा हो सके। मतलब आप कह सकते हो कि गांव के एरिया में भी लोग जो है वो बैंक के साथ जुड़ सकें,
इसलिए इस बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत की गई और इसीलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर फोकस किया गया। और इन्होंने कैसे किया है कि जो सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर हैं जो ई गवर्नेंस के लिए सरकार ने स्थापित किए गए थे, तो उसके थ्रू बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और खास करके जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स हैं, विलेज लेवल एग्जीक्यूटिव सेंटर्स हैं, उनको और सशक्त करेंगे ताकि लोगों तक जो है बैंकिंग सर्विसेज रूरल एरिया में पहुंचाई जा सके। तो मेन ऑब्जेक्टिव इस अवार्ड का यही होता है कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया के अंदर कर रहा है और खास करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम नॉलेज लोगों के साथ शेयर कर रहा है अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू, उनको ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। लेकिन इसमें एक बात और छिपी हुई है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के बारे में याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनके प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं सीआईआई के। तो प्रेसिडेंट रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं टीवी नरेंद्रन। और टीवी नरेंद्रन को 1 साल के लिए 2021-22 के लिए प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का। खुद टीवी नरेंद्रन सीईओ और एमडी हैं टाटा स्टील के, तो खुद ही बहुत बड़ी पोजीशन के ऊपर हैं। और हेडक्वार्टर याद रखना इसका कहां पे है, न्यू दिल्ली। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन का, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट में 2 ही क्वेश्चन थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मैं आपको पास पीओ कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। आपसे 50 या 55 सेकेंड्स का वक्त लूंगा ताकि आप सारी चीजें जो है वो इसमें समझ जाओ। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ आपने देखना है कि ये पूरा का पूरा कोर्स आप किस तरह से असेस कर सकते हो जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम ऑलरेडी आईबीपीएस पीओ एग्जाम कोर्स जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। 25 डेज का ये प्रोग्राम हमने 13 दिसंबर को इसको लॉन्च किया था। 14 जनवरी को ये खत्म हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने का वैसे, लेकिन अगर काउंट करोगे तो ये 25 दिन का जो है प्रोग्राम बनेगा। क्यों 25 दिन का? क्योंकि इसमें मंडे टू फ्राइडे ही हम आपको क्विज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इसमें सिर्फ क्विज होंगे जो कि आपको हर दिन प्रोवाइड किए जाएंगे मंडे टू फ्राइडे। 70 क्वेश्चन रोज प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे, मतलब क्वांट के होंगे, 20 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के होंगे, 30 क्वेश्चन जो है वो बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस के होंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह का ये क्विज होगा। आप इसको रोज अटेम्प्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आज का क्विज आज ही अटेम्प्ट करना है, कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। करियर्स क्लाउड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो दिया हुआ है। तो कोई लिमिट नहीं है, कभी भी करें और अपना आईबीपीएस पीओ एग्जाम क्रैक करें, प्रैक्टिस करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन का क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन, किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंटरनेशनल स्की फेडरेशन एल्पाइन स्कीइंग कंपटीशन के अंदर? तो बहुत ही फेमस प्लेयर हैं, मात्र एक ही प्लेयर हैं जो वुमेन कैटेगरी में स्की के अंदर खेलती हैं, और ये हैं आंचल ठाकुर। तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो दोस्तों आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चाहे स्लाइड से याद कर लें। ये FIS एल्पाइन स्कीइंग कंपटीशन जो है वो किसने होस्ट किया है? ये दोस्तों मॉन्टेनेग्रो में हुआ है, ये आपने याद रखना है एक तो। सेकंड चीज आपने याद रखनी है कि आंचल ऐसी पहली प्लेयर हैं इंडिया की जो कि 2 मेडल जीत चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि उन्होंने 2018 में भी इंटरनेशनल स्की कंपटीशन के अंदर जो है वो एक मेडल जीता था, वो भी ब्रॉन्ज मेडल था। और अब 2021 में भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। मतलब कह सकते हो कि 2 इंटरनेशनल मेडल जो है वो उन्होंने जीते हैं। ओनली इंडिया की स्की एथलीट हैं जिन्होंने ये मेडल जो है वो जीता है। तो याद रखना है FIS एल्पाइन स्कीइंग कंपटीशन कहां पे हुआ है? मॉन्टेनेग्रो में हुआ है। दूसरी बात, ब्रॉन्ज मेडल जीता है आंचल ठाकुर ने। और तीसरी बात इसमें जो याद रखनी है कि जो FIS एल्पिन या एल्पाइन स्कीइंग कंपटीशन है ये 2 साल में एक बार किया जाता है, मतलब बाई एनुअल टूर्नामेंट है, और ये इंटरनेशनल स्की फेडरेशन की तरफ से जो है वो आयोजित किया जाता है। कहां पे हेडक्वार्टर इंटरनेशनल स्की फेडरेशन का? ये है स्विट्जरलैंड में। कहां पे? स्विट्जरलैंड में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फर्स्ट एवर गुड गवर्नेंस डे वाज ऑब्जर्व्ड इन विच ईयर? तो गुड गवर्नेंस डे सबको पता है कि मोदी जी ने जो है वो इसको स्टार्ट करवाया था, और इसका मेन मकसद था कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं उनकी हम बर्थ एनिवर्सरी जो है वो मना सकें। और ये हमारे पास है 2014 में जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर चुन के आए थे, तो उन्होंने ये काम किया था कि 25 दिसंबर, क्योंकि ये जन्म दिवस है किसका? अटल बिहारी वाजपेयी जी का। उनका जन्म हुआ था 1924 में ग्वालियर के अंदर। तो याद रख सकते हो ग्वालियर उस टाइम पे एक प्रिंसली स्टेट थी, लेकिन अदरवाइज ये किसके अंदर है? मध्य प्रदेश के अंदर। तो यहां पे इनका जन्म हुआ था, जिसके कारण इनका जो जन्म दिवस है उसको ही हम गुड गवर्नेंस डे जो है वो मनाते हैं। और आपने एक बात और याद रखनी है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं वो 10th प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया के रह चुके हैं। और कितनी बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं? 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो अपने याद रखना है गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर 2021।
और वैसे भी मैं आपको एक दो चीजें और बताऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर कि ये 8th गुड गवर्नेंस डे है। एक तो ये याद रखना है 8th गुड गवर्नेंस डे, क्योंकि 2014 में पहला मनाया गया, और वैसे ये 97th बर्थ एनिवर्सरी है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। और इसी के साथ एक गुड गवर्नेंस वीक भी बनाया गया। इस गुड गवर्नेंस वीक को 20 से लेकर 25 दिसंबर के बीच में मनाया गया। पूरा सप्ताह जो है वो सेलिब्रेट किया गया गुड गवर्नेंस वीक के नाम से। और इसका थीम क्या था? प्रशासन गांव की और, मतलब गांव को हमने और एडमिनिस्ट्रेटिवली मजबूत करना है और हमने उसको सशक्त करना है। इस चीज को आपने याद रखना है। और इसमें जो अच्छी चीज है बताने वाली वो आपने याद रखनी है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। जब पहली बार रहे थे तो कुछ ही दिनों के लिए रहे थे। वो रहे थे 16 मई से लेके 1 जून तक। 16 मई से लेके 1 जून तक, मतलब आप कह सकते हो 15 से 16 दिन जो है वो प्रधानमंत्री रहे थे। फिर ये रहे 1998 से लेके 1999 तक, सेकेंड टाइम, 1 साल ऑलमोस्ट जो है वो प्रधानमंत्री रहे। फिर तीसरी बार जो है वो पूरी टर्म के लिए रहे 2004 तक। फिर 2004 में आपको पता है मनमोहन सिंह जी जो है वो चुन के नए प्रधानमंत्री बन चुके थे। तो 3-4 दिन आपने दिसंबर में याद रखने जो बहुत इंपॉर्टेंट और लगातार हैं। 22 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? नेशनल मैथमेटिक्स डे, रामानुजन जी के नाम पे। 23 दिसंबर को हम मनाते हैं किसान दिवस या नेशनल फार्मर्स डे, नेशनल फार्मर डे, चौधरी चरण सिंह जी के नाम से। और 24 दिसंबर जो है वो नेशनल कंज्यूमर डे मनाते हैं, कंज्यूमर एक्ट पास हुआ था। तो 25 दिसंबर आपके पास आ गया गुड गवर्नेंस डे। ये चारों के चारों दिन जो है वो आपने याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बुक लिखी गई है द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0, ऑथर्ड बाय होम। तो नाम से पता लग रहा है कि ये मोदी जी के बारे में बुक बताती है, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बताती है। ये बुक लिखी है संजू वर्मा ने। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। संजू वर्मा खुद एक इकोनॉमिस्ट हैं और साथ ही साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं। तो उन्होंने इस बुक को लिखा और स्पेशली इस बुक में बताया गया है कि दूसरे टाइम 2.0 का मतलब है कि जब वो दूसरी बार चुने गए हैं 2019 में, तो 2021 तक उन्होंने 2 सालों के अंदर क्या क्या चीजें हासिल की हैं, क्या क्या उन्होंने डिसीजन लिए हैं, वो इसमें लिखे हुए हैं। तो आप देख सकते हो संजू वर्मा द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0। और इस बुक में खास बात यह भी है कि इस बुक को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में इसमें बताया गया है कि मोदी जी की इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या रही हैं और क्या क्या डिसीजंस उन्होंने सेकंड टर्म के अंदर लिए हैं। दूसरे पार्ट के अंदर इन्होंने बताया स्पेशली कोविड-19 के दौरान मोदी जी ने क्या डिसीजन लिए और किस तरह से इस पेंडेमिक को संभाला है। तीसरे में स्पेशली कि ये ब्रांड मोदी कैसे बना और किस तरह से ये आगे बढ़ रहा है उसके बारे में बताया हुआ है। तो याद रखना है कि ये बुक जो है वो किसने लिखी है? संजू वर्मा ने लिखी है। लेकिन जो बाकी ऑथर है यहाँ पे आप देख रहे हो नाम, ये भी बहुत ही फेमस है, लाइक रुद्रांशु मुखर्जी अपने आप में बहुत ही फेमस ऑथर तो हैं ही। इन्होंने एक बुक लिखी थी 1857 रिवोल्ट के ऊपर जिसका नाम था ए बेगम एंड ए रानी। तो मेरे ख्याल से जो 1857 के विद्रोह के बारे में जानते हैं, तो बेगम का मतलब है बेगम हजरत महल और रानी का मतलब है रानी लक्ष्मीबाई। 1857 रिवोल्ट के दौरान उन्होंने क्या क्या किया। नेक्स्ट मनन भट्ट, इन्होंने बहुत फेमस बुक लिखी बालाकोट एयर स्ट्राइक। बालाकोट एयर स्ट्राइक बहुत ही फेमस एयर स्ट्राइक रहा है और कैसे इंडिया ने पुलवामा अटैक का बदला लिया उसके बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट केजे अल्फोंस, इन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम था एक्सेलरेटिंग इंडिया, जिसमें मोदी जी के 7 साल के बारे में लिखा हुआ है, 5 साल पहले और 2 साल ये वाले। तो 7 साल का मोदी गवर्नमेंट का जो इनका रहा है कि कैसे उन्होंने डिसीजन लिए, वो इस बुक के अंदर लिखे हैं। तो बाकी बुक्स भी बहुत फेमस है और ये बुक तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बेसिकली, जिसका नाम है एचओपी इलेक्ट्रिक, होप इलेक्ट्रिक। तो उन्होंने एक स्टेट के साथ टाई अप किया कि वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो लगाना चाहते हैं। कहां पे लगाएंगे? जयपुर के अंदर लगाएंगे दोस्तों। और जयपुर कहां पे है? राजस्थान के अंदर। तो ये राजस्थान के साथ टाई अप किया गया है। तो इसका मेन मकसद यही है कि हम नॉन पोल्यूटिंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो स्टार्ट कर सके, मतलब ई मोबिलिटी लेके आ सके। ई मोबिलिटी का मतलब यही है कि हम ऐसा फ्यूल, इस तरह के व्हीकल्स लेके आ सकें जो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ना करें, और नई टेक्नोलॉजी और नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो हम इसके ऊपर कर सकें। और एचओपी इलेक्ट्रिक ऑलरेडी जयपुर के अंदर एक यूनिट लगा चुकी है पहले ही, और उसकी कैपेसिटी बस थोड़ी सी कम है, 7500 एक महीने के अंदर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते हैं। लेकिन इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बाद 15,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरे एक महीने में वो बना सकते हैं, और इससे एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगी, 3000 के आसपास लोगों को इसमें काम मिलेगा। तो आप देख सकते हो एचओपी इलेक्ट्रिक ने एक पैक्ट साइन किया राजस्थान गवर्नमेंट के साथ, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो जयपुर के अंदर लगाया जा सके। और एक ही बात अपने साथ में याद रखनी है
कि एग्जैक्ट प्लेस आपको एग्जामिनर पूछ सकता है या स्टेट पूछ सकता है राजस्थान, लेकिन राजस्थान के बारे में भी याद रखोगे। अशोक गहलोत जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा जी, कलराज मिश्रा। और यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत ही फेमस नेशनल पार्क सरिस्का मिल जाएगा यहाँ पे आपको केवलादेव गना मिल जाएगा। यहीं पे आपको जो है वो बांधवगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे आपको मिलेगा रणथंभौर। और यहीं पे रिसेंटली एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था, रामगढ़ टाइगर रिजर्व। 52nd टाइगर रिजर्व था ये इंडिया का, याद रखोगे, रामगढ़ टाइगर रिजर्व, वो भी राजस्थान में है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि असेंशियल कमोडिटी के अंदर जो है वो एक चीज ऐड कर रहे हैं, बेसिकली थी पहले से ही, उसको आगे और बढ़ा रहे हैं 30 जून 2022 तक, ताकि उनके प्राइसेस जो हैं वो ज्यादा ना बढ़ सके, उनके प्राइसेस को बढ़ने से रोका जा सके। और ये है सोया के प्रोडक्ट्स, मतलब सोया मील, जो भी सोयाबीन से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं या सोया के जो भी चीजें हैं उसके प्राइसेस ना बढ़ सके, इसलिए इसको एसेंशियल कमोडिटी में ही रखेंगे 30 जून 2022 तक। ताकि ये डिसीजन इसलिए लिया गया है ताकि यूनियन गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे यूटी है, वो इनके प्राइसेस को देख सके कि ज्यादा ना बढ़ सके। तो आप देख सकते हो सेंटर ने डिक्लेयर किया है सोयाबीन एज ए एसेंशियल कमोडिटी 30 जून 2022 तक। और इन्होंने एक एक्ट को अमेंड किया है, बेसिकली एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, ताकि इनके प्राइसेस को देखा जा सके, इनके प्राइसेस को कम किया जा सके, क्योंकि इनके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। क्यों बढ़ रहे थे? क्योंकि सोया मिल जो है वो इंडिया में नेचुरल चीजों से जो है वो हम प्रोड्यूस करते हैं और इसी के कारण पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड है, जिसके कारण इसके प्राइसेस बढ़ रहे थे। तो एसेंशियल कमोडिटी में शामिल करके हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और इससे मैं बता चुका हूं कि प्राइसेस को रेगुलेट किया जा सकता है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और इसी के लिए जो है वो इसको डाला गया है। लेकिन आपने याद रखना है ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का काम है। और इनके यूनियन मिनिस्टर कौन है? परषोत्तम रुपाला। परषोत्तम रुपाला जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो गुजरात है, क्योंकि ये राज्यसभा के मेंबर है, तो गुजरात कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो क्वेश्चन को स्लाइड से ही याद कर लें। नेक्स्ट, कौन सा बैंक है जिसने को लेंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है लेंडिंग कार्ड फाइनेंस के साथ, ताकि क्रेडिट फ्लो को इंप्रूव किया जा सके? तो लेंडिंग कार्ड फाइनेंस के बारे में खासतौर से आपने याद रखना है, ये एक एनबीएफसी है। और को लेंडिंग एग्रीमेंट के बारे में याद रखना है कि आरबीआई की गाइडलाइंस है कि अगर एनबीएफसी और बैंक एक को लेंडिंग एग्रीमेंट साइन करते हैं तो इसका मतलब एनबीएफसी मिनिमम टू मिनिमम 20% शेयर करेगा, बैंक जो है वो 80%, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं। तो ये है को लेंडिंग एग्रीमेंट बैंक और एनबीएफसी का। और इसमें एनबीएफसी लेंडिंग कार्ड है और बैंक कौन सा है? पीएनबी। और ये पहली बार नहीं हुआ कि लेंडिंग कार्ड और पीएनबी का टाई अप हुआ है, ये चौथी बार हुआ है कि इन्होंने को लेंडिंग एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है, ताकि क्रेडिट जो है वो उन लोगों तक पहुंचाया जा सके जिनको क्रेडिट नहीं पहुंचा है या जिनके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि वो क्रेडिट ले सकें, और इकोनॉमी को हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक और लेंडिंग कार्ड के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। तो क्रेडिट फ्लो इंप्रूव होगा, मतलब लोन ज्यादा मिलेंगे उन लोगों को जिनके पास नहीं मिला हुआ या जो वो लोन नहीं ले सकते। तो स्पेशली फोकस किया जाएगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के ऊपर, और उसमें भी फोकस किया जाएगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर, लघु उद्योगों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा, ताकि उनको कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर, मतलब वेरी लो इंटरेस्ट रेट जो है वो उनको मिल सके। और इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर बहुत ही ज्यादा लोन जो है वो ले सकते हैं, मतलब कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा और जो लोन है वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो बहुत ही खास बात है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि एमएसएमई सेक्टर जो कोविड के कारण जो है वो गिरा हुआ है, या आप कह सकते हो कि बहुत ही नीचे आ गया है, तो उसको ऊपर उठने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है, जिसके कारण उनको भरने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो इससे जो है वो जरूर इंप्रूवमेंट होगी। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में याद रखें, पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? एस मल्लिकार्जुन राव। और इसकी टैगलाइन क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। लेकिन बहुत से बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, पीएनबी का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में नहीं है, कहां पे है? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आते हैं, सिडबी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, एमओयू साइन किया कौन सी स्टेट के साथ, ताकि एमएसएमईज इकोसिस्टम बना सकें उस स्टेट के अंदर, उसको इंप्रूव कर सकें। इसका मतलब जो ऑलरेडी वहां पे एमएसएमईज हैं स्टेट में, ऑलरेडी उद्योग चल रहे हैं, उनको और सशक्त किया जा सके, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके, उनको नॉलेज दी जा सके, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके, फैसिलिटीज दी जा सके, उनको ट्रेनिंग दी जा सके, ताकि बेहतर जो है वो एक ऐसी जगह बन सके जहां पे एमएसएमईज को आगे बढ़ाया जा सकता है। और ये स्टेट है हमारे पास वेस्ट बंगाल। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। तो आप देख सकते हो सिडबी ने एक एमओयू साइन किया है ताकि एमएसएमईज को बेहतर बनाया जा सके वेस्ट बंगाल के अंदर। तो इसमें हर तरह की सहायता सिडबी की तरफ से की जाएगी। सिडबी जो है वो लाइक फंडिंग भी प्रोवाइड कर सकता है, इसमें
मार्केटिंग लिस्टिंग कर सकता है, मतलब मार्केटिंग में हेल्प करेगा और साथ में इन कंपनीज को लिस्ट करवाने में हेल्प करेगा और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को और इंप्रूव करेगा ताकि बेहतर इंडिया जो है वो बन सके, खास करके वेस्ट बंगाल। और एक बात और याद रखनी है कि इन एमएसएमईज को डिजिटाइजेशन मतलब डिजिटल बनाने के लिए भी सिडबी जो है वो क्या देगा, योगदान देगा। और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर आपको पता है ममता बनर्जी जी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीप धनखड़ जी, बहुत इंपॉर्टेंट। और यहीं पे आपको मिलेगा बहुत फेमस बक्सा टाइगर रिजर्व, बहुत फेमस है। लेकिन सिडबी के बारे में याद रखो, सिडबी को 1990 स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1990 में बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर बहुत बार पूछा गया है, कहाँ पे है, लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं शिवा सुब्रमण्यम रमन, और लेकिन आप याद रख सकते हो एस रमन, एस रमन। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी ने एक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो बेसिकली लॉन्च किया है, कहां पे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिसको दिल्ली एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देख सकते हो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिल्ली एक्सप्रेसवे के ऊपर लॉन्च किया गया। इससे ट्रैफिक की प्रॉब्लम जो है वो खत्म होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी इंफ्रास्ट्रक्चरल यूजेस के लिए, क्योंकि कैमरास लग जाएंगे, सेंसर्स लग जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपको जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ट्रैफिक कितना है, और इससे आपका ट्रैवल टाइम कम होगा, एक्सप्रेसवे ऑलरेडी, और आपको पता लग जाएगा कि इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड में ट्रैफिक ज़्यादा है और कैसे वहां से निकल सकते हैं। और सेफ्टी और कंफर्ट भी जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि इसमें यह भी बता दिया जाएगा कि जो है वो कितना जो है वो आगे आपके दो कार्स के बीच में डिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से पता लग सकती हैं। तो ये एक 6 लेन का ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है जो कि गाजियाबाद के आसपास जो है वो बना हुआ है। मतलब आप कह सकते हो कि दिल्ली एक्सप्रेसवे जो है वो इसको कहा जाता है, गाजियाबाद के साथ ये जोड़ता है। और जो नितिन गडकरी जी हैं, इन्होंने और भी नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट के जो है वो फाउंडेशन स्टोन, मतलब उनके नींव पत्थर जो है वो रखे हैं। जैसे कि इन्होंने 240 किलोमीटर का एक 9000 करोड़ की लागत का मेरठ मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका भी जो है वो शिलान्यास किया है। और नितिन गडकरी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी आप याद रखोगे कहाँ पे है, नागपुर। नागपुर कहाँ पे है दोस्तों, महाराष्ट्र। अगला आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन है, किसने एक रिपोर्ट रिलीज की है, कोल 2021 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2024, कि 2024 तक कोल की डिमांड किस तरह से बढ़ सकती है, कोल का कंजम्पशन किस तरह से बढ़ सकता है, उसके बारे में रिपोर्ट दी गई है, और ये दी गई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। तो इसमें बताया गया स्पेशली कि जो डिमांड है कोल की 2021 में वो 6% ऑलरेडी बढ़ चुकी है, और 2024 तक ये डिमांड जो है वो और बढ़ जाएगी, जिसमें कार्बन एमिशन जो है, जो आप कह सकते हो कार्बन रिलीज होगा एनवायरनमेंट में, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिससे जो नेट एमिशन के टारगेट हैं, नेट एमिशन, नेट जीरो एमिशन, कि हमने कार्बन न्यूट्रल बना देना है, जितना कार्बन छोड़ेंगे उतना कार्बन जो है वो हम खत्म भी कर देंगे 2050 तक, ज्यादातर कंट्रीज ने डिसीजन लिया है, तो वो पूरा होने के चांसेस जो है बहुत ही कम हो जाएंगे। इसलिए हमें कोल की कंजम्पशन को कम करना होगा। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी 1974 में बनाई गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका हेडक्वार्टर, जो पूछा गया बहुत बार, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस, फ्रांस के अंदर। तो आप देख सकते हो रिकॉर्ड डिमांड फॉर कोल पावर इन 2021, वे ऑफ नेट जीरो, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की नेट जीरो जो टारगेट है वो नहीं कर पाएंगे। और इंडिया ने रिसेंटली यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई है, ग्लासगो के अंदर हुई है, स्कॉटलैंड में। तो उसमें इंडिया ने कहा है कि हम नेट जीरो बन जाएंगे 2070 तक, 2070 तक। अब आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट क्या कहता है कि पंकज अडवाणी जी ने नेशनल बिलियर्ड टाइटल जीत लिया। यस, 11 टाइटल इनका है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेंटर ने 2 सब कमेटीज बनाई हैं, क्रॉप इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसको कम करने के लिए, ताकि बर्डन कम हो सके, अंडर प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना। तो ये 2 सब कमेटीज बनाई गई, याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ लाइन को पढ़ लें। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, या वो स्टेट्स जिसमें सबसे ज्यादा क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनके ऑफिशियल्स, पब्लिक सेक्टर के इंश्योरेंस कंपनीज के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमडीज और सीईओ इसमें रखे गए हैं, और ताकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो क्रॉप इंश्योरेंस प्रीमियम है उसको कम किया जा सके। तो इससे क्या होगा कि एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाएगा, ताकि क्रॉप इंश्योरेंस प्रीमियम कम किया जा सके, और टेक्नोलॉजी का किस तरह से यूज किया जा सकता है उसका भी फोकस जो है वो किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना के अंदर। नेक्स्ट, वाडा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ताकि हमने कल भी इसको डिस्कस किया था कि इंडिया का 3rd रैंक है एंटी डोपिंग जो वायलेशंस हैं हुई हैं उसके अंदर, इंडिया का 3rd रैंक है। और इसमें आपने खास तौर से याद रखना है कि इन्होंने इंडिया की एक लेबोरेटरी, इंडिया नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, जिसको 2019 में बैन लगा दिया गया था,
क्योंकि ये गलत तरीके से जो है वो प्लेयर्स का जो है वो आप कह सकते थे डोप टेस्ट करते थे और सही तरह से मापदंड पे नहीं उतर रहे थे। तो इनको दोबारा से जो है वो परमिशन मिल गया कि अब आप दोबारा से टेस्टिंग कर सकते हो, यूरिन टेस्ट कर सकते हो, ब्लड सैंपल ले सकते हो और प्लेयर्स की चेक कर सकते हो कि उन्होंने डोप किया है या नहीं किया, मतलब उन्होंने कोई इंजेक्शन कोई ड्रग लिया है अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए। तो अब ये दोबारा से जो है वो इनको परमिशन मिल गया, तो इसका मतलब ये इंडिया की एफर्ट्स को और ज्यादा मजबूत करता है कि हम स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। और रिसेंटली पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन था नवंबर दिसंबर में, उसमें नेशनल एंटी डोपिंग बिल भी जो है वो हमने पास किया 2021 में। नेक्स्ट है जैग। जैग का मतलब है जज एडवोकेट जनरल। जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट 38th कॉप्स डे जो है वो सेलिब्रेट करता है 21 दिसंबर 2021 को। तो ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है, ये दिन आपको पूछने के चांसेस कम है, लेकिन ये आपको पोजीशन पता होनी चाहिए क्या है। जज एडवोकेट जनरल, जैसे आपने एक अटॉर्नी जनरल सुना होगा जो कि यूनियन गवर्नमेंट का एक लीगल एडवाइजर होता है, सारी राय वही देता है, यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में। ऐसे ही एक जज एडवोकेट जनरल होता है जो कि लीगल एडवाइजर होता है चीफ ऑफ आर्मी का। चीफ ऑफ आर्मी का लीगल एडवाइजर होता है, सारी जो लीगल चीजें हैं यही करता है आर्मी की। इसका मतलब ये जज एडवोकेट जनरल जो है कोई ना कोई मेजर जनरल होता होगा, कोई भी मेजर जनरल हो सकता है जो कि लीगल और जुडिशियल चीफ होगा आर्मी का, याद रखना है आपने। और ये इस दिन 21 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि आर्मी एक्ट जो है वो बेसिकली स्टार्ट किया गया था पार्लियामेंट के अंदर 1949 में, सेम दिन को 21 दिसंबर को। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिल्ली एक्सप्रेसवे या ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के ऊपर जो है वो लॉन्च किया। इससे एक्सीडेंट की समस्या जो है वो खत्म होगी। और गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया गया और 8th गुड गवर्नेंस डे था इस बार। नेक्स्ट आता है 25 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन था कि ऐसे इंडिया के 2 बैंक कौन से हैं जो कि अपनी ब्रांच खोलते हैं पाकिस्तान में 2012 में। ऐसे पहले 2 इंडियन बैंक आपने बताने हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक टाई अप हुआ था 2012 में कि 2 बैंक इंडिया के पाकिस्तान में खुलेंगे और 2 पाकिस्तान के बैंक कहां पे खुलेंगे, इंडिया में। और जो पाकिस्तान के 2 बैंक थे वो तो था, एक तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और दूसरा कौन था, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। ये दोनों कहां पे खुलेंगे, इंडिया के अंदर, ये टाई अप हुआ। और इंडिया के 2 बैंक कौन कौन से, एक तो हमारे पास है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा हमारे पास कौन सा है, बैंक ऑफ इंडिया। ये कहां पे खोले जाएंगे, इंडिया के अंदर। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे है कि मर्चेंट बैंकिंग की जो एक्टिविटीज है उसको कौन देखता है इंडिया के अंदर। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वेट करूंगा आपके आंसर की। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन को प्रेस कर दे ताकि हर नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। इसी के लिए आपने टेलीग्राम ग्रुप को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से ज्वाइन कर लेना है। यह फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेंगे। इसी तरह से जो है वो आपने सपोर्ट करना है, लेकिन लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे इस स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय।